How to Tell Wild Animals, composed by Caroline Wells, is a very humorous but ironic poem. The poetess is introducing us with different kinds of wild animals in a very comic way. But what is ironic situation in this poem? In fact, title itself is an ironic one. पोइटिस जो है वो एक्चुअली हमको इंट्रोड्यूस तो करवा रही हैं वाइल्ड एनिमल से, बट उसके साथ उन वाइल्ड एनिमल्स को और अच्छी तरह से पहचानने के लिए जिन सिचुएशंस को वो सामने ला रही हैं वो अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक हैं, और या फिर कहना चाहिए लगभग नामुमकिन हैं। तो क्या है वह सिचुएशंस जो पोइटिस इस पोम में बात कर रही हैं? चलिए समझते हैं इस पोम के थ्रू। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास बर्ड्स ऑफ विजडम। How to Tell Wild Animals, stanza 1. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So, the poetess in a very humorous way is introducing us with first kind of. Actually, in this poem she is introducing us with 7 kinds of wild animals. So this is the first animal. So she is saying, if ever you should go by chance to jungles in the east, यदि आपको लाइफ में कभी ऐसा मौका मिले कि आपको ईस्ट के जंगलों से गुजरना पड़े, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, बाई चांस आपको ईस्ट के जंगलों से गुजरना पड़े, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और थोड़ा सा अगर आप एडवांस आगे बढ़ते हैं, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और आपको एक आगे बढ़ता हुआ एक बड़ा सा टॉनी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉनी? येलोइश ब्राउन कलर, हल्का सा येलोइश ब्राउन कलर लिए हुए, यानी कि येलोइश ब्राउन कलर का कोई भी एक विशाल काय, कोई बड़ा सा एनिमल आपको दिखे, और इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आपको देख करके इतनी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगे कि आपको ऐसा महसूस हो कि शायद आप अब ज़िंदा नहीं बचोगे, तो आप यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप तुरंत पहचान जाना कि ये कोई और एनिमल नहीं बल्कि एशियन लायन है। ओके, सो इन अ वेरी कॉमिक वे शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग अस। तो क्या बोल रहे हैं वो है कि यदि उसकी दहाड़ने की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो कि आपको ऐसा लगे कि यू आर गोइंग टू डाई, आप अब जीवित नहीं बचोगे, तो आप समझ जाना कि ये कोई और एनिमल नहीं बल्कि एशियन लायन है। See, poetic device first has been used in the line, and if there should to you advance. It is an inversion, or it is also called anastrophe. यानी कि जब भी किसी भी सेंटेंस में जब वर्ड्स का जो सीक्वेंस होता है, यदि उस सीक्वेंस को बदल करके जो पोएट अपनी पोम की कोई भी लाइन को लिखने की कोशिश करते हैं, जस्ट फॉर राइमिंग स्कीम और मैचिंग द राइमिंग वर्ड्स, या फिर एक पोइटिक कहना चाहिए फ्लुएंसी लाने के लिए, ठीक है, तो जब भी वो अपने उन वर्ड्स के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, वह पोइटिक डिवाइस कहलाती है इन्वर्जन। ओके, सो आप देख सकते हैं इस लाइन में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस। ओके, तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो ये नहीं कह रही हैं कि इफ़ यू एडवांस, ओके, और शुड यू टू एडवांस, ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा ही जो पैटर्न है लाइन का, सेंटेंस का, वो बदल दिया है। ओके, सो दैट इज़ वाई इन्वर्जन हैज़ बीन यूज्ड इन दिस extract or in this line we can say. Okay, and second thing, dying. You can see that dying
spelling of dying, D-Y-I-N-G, has been changed and the poetess has written dying, D-Y-I-N. Okay, she has actually used her poetic license while writing this spelling. Okay, जो बहुत ही एक्सपर्ट पोइट्स होते हैं, बहुत अच्छे पोइट्स होते हैं, उनको ऑलरेडी एक लाइसेंस मिला हुआ होता है जिसके थ्रू वो अपनी पोम में एक रिदम बनाने के लिए अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी स्पेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी मीनिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो पोइटेस जो है उन्होंने यहाँ पर अपने पोइटिक लाइसेंस का यूज़ करते हुए डाइंग की स्पेलिंग चेंज कर. राइमिंग वर्ड्स इन दिस एक्सट्रैक्ट, राइमिंग वर्ड्स used in this extract are chance, advance, east, beast, dying and line. And rhyming scheme A B A B C C. Okay, so let's proceed ahead. Next extract. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Now, see, this is the most humorous extract of the poem. The poetess is saying in a very humorous way, she is saying that इसी तरीके से घूमते घामते रोमिंग राउंड, इसी तरह से घूमते घूमते अगर आपको एक नोबल बीस्ट दिखाई दे, नोबल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोबल? वेरी रॉयल एंड हम्बल. ओके, वेरी रॉयल बट हम्बल एनिमल. ओके, इसी तरीके से बहुत ही कहना चाहिए शाही और बहुत ही शर्मीला सा एक जानवर आपको दिखाई दे विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी येलो कलर की स्किन हो और उस स्किन पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स यानी कि धारियाँ बनी हो. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ध्यान रखना कि यदि वो तुमको खा जाता है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. तो ये एक बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही आसान पहचान है एक बंगाल टाइगर की. यानी कि जो पोइटेस है वो कहना चाहती है, एक्चुअली जो बंगाल टाइगर होता है वो एक बाकी के जो टाइगर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ठीक है, दूसरे टाइगर से डिफरेंट होता है बंगाल टाइगर, क्योंकि वो थोड़ा सा रॉयल ज़्यादा दिखाई देता है और वो बहुत शांत रहता है. उसकी स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि बंगाल टाइगर जो होता है वो काफ़ी साइलेंट रहता है और उसकी जो रोरिंग की जो आवाज़ होती है, दहाड़ने की जो आवाज़ होती है वो बहुत कम होती है. इस इन कंपैरिजन ऑफ अदर टाइगर्स हिज रोरिंग इज़ द मॉडेस्ट वन, वेरी लोएस्ट वन. ओके, बहुत ही साइलेंट रहती है. ठीक है, तो इसी वजह से जो पोइटेस हैं वो बोल रही हैं कि यदि आपको ऐसा कोई भी शाही लेकिन विनम्र सा जानवर दिखाई दे जिसकी स्किन येलो कलर की हो और जिस पर ब्लैक कलर की धारियाँ बनी हो, वो कोई और नहीं, बंगाल टाइगर है. द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न मीन्स टू आइडेंटिफाई. ओके, टू द आइडेंटिटी वी कैन से, कि उसकी यही आइडेंटिटी है, उसका यही रिकॉग्निशन है कि वो उसकी येलो कलर की स्किन होती है जिस पर धारियाँ बनी होती है और यदि वो आपको देखते ही खा जाता है. नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉमिक लाइन, यानी कि किसी दूसरे इंसान को, तीसरे इंसान को बताने के लिए कि इस तरीके का जो एनिमल होता है उसे हम बंगाल टाइगर कहते हैं, ये बताने के लिए वो इंसान ज़िंदा ही नहीं रहता है. ठीक है, वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो किसी को क्या बताएगा. ठीक है, तो इसी वजह से ये जो एक्सट्रैक्ट है बहुत ही ह्यूमरस एक्सट्रैक्ट है, जो जिसमें कि जो पोइटेस कह रही हैं कि यदि आपको अच्छी तरीके से उसकी पहचान करनी है तो ये समझ जाना कि यानी कि जैसे ही वो आपको खा जाए तो आप समझ जाना कि वो एक बंगाल टाइगर है. See, behind using this word noble, there is also hidden an irony. The poetess is saying that is a noble beast, still he eats you. Okay, वो इतना नोबल भी है, विनम्र भी है. ठीक है, उसके बावजूद भी वो आपको खा जाता है, यानी कि इतना विनम्र है कि वो आपको खा जाता है. ठीक है, तो we can say a pinch of irony has been used in this line also. Okay, so the poetess is a little bit serious also. Indirectly the poetess is warning to the people
to be very much cautious if any time they had to happen visit any kind of wild jungles, wild forest, and if by chance they meet with wild animals, so they have to be very much cautious and they have to meet with different kinds of precautions also just to save themselves. Okay, जो पोइटेस है वो एक ह्यूमरस वे में बोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वार्निंग भी दे रही हैं कि इस तरीके की क्या है आप एक्टिविटी नहीं करना किसी भी जानवर के सामने आने पर, ठीक है। नेक्स्ट नाउ पोइटिक डिवाइसेस। इफ़ यू टॉक अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस, first of all rhyming words. Rhyming words used in this extract are round, ground, you, learn and discern. So rhyming scheme is also same in every extract in this poem, A B C C. Okay, if we talk about other literary devices, the first one is alliteration. Alliteration, in the line we can notice here roaming round, R and R has been repeated here, and again inversion has been used in this line, the Bengal tiger to discern. तो यहाँ पर भी सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है, तो इस वजह से इन्वर्जन का यूज़ हुआ है। देन नेक्स्ट allusion has also been used in this extract when the poetess is introducing us with a Bengal tiger. Okay, allusion क्या होता है? It is actually a reference to a famous thing of or famous person or famous place, यानी किसी भी famous place, person या animal को कहना चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस करते हुए, उसका एग्जाम्पल देखते हुए, किसी भी फेमस पर्सनैलिटी या फेमस एनिमल या प्लेस का एग्ज़ाम्पल देते हुए कोई भी अपनी कोई भी बात को जब समझाया जाता है या पोएम को समझाया जा रहा है या अपनी कहानी की में जो भी बात चल रही है उसको उस फेमस पर्सन या एनिमल के द्वारा एग्ज़ाम्पल दे करके जब भी समझाया जाता है उसको हम कहते हैं एल्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूजन जो पोइटेस हैं वो स्पेशली उन्होंने बंगाल टाइगर का नाम लिया है, नॉर्मली टाइगर का नाम नहीं लिया है, एक टाइगर जो कि स्पेशली बंगाल को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर एल्यूजन का यूज़ हुआ है, ठीक है। देन फाइनली एसोनेंस, ओ साउंड हैज़ बीन repeated in the same words roaming round. Okay, so we can notice here O and O has also been repeated. Okay, O sound has been repeated and that is actually a vowel sound, that is why assonance has been used here. Okay, next stanza. If strolling forth a beast you view, whose height with spots it's peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. Now, the poetess is saying if strolling forth means walking forth, आगे बढ़ते हुए चलना, अ बीस्ट यू व्यू, यदि तुम आगे थोड़ा सा बढ़ते हो तो अचानक से, इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यदि तुम देखते हो कि सामने से कोई एक एनिमल है जो आपके सामने आगे बढ़ रहा है, हुज हाइट विथ स्पॉट्स इज़ पेपर्ड, हाइट मीन्स बिग ग्राउंड और स्किन, ओके, जिसकी स्किन जो है वो कुछ इस तरह से है कि उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, और वो जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो किससे रिजेंबल कर रहे हैं? पेपर से, यानी काली मिर्च से, ठीक है। तो जिसकी स्किन पर, जिसकी जो स्किन है वो क्या है? बिल्कुल प्लेन है और उस पर पेपर्ड यानी कि ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं और दिखने में काली मिर्च जैसे हैं। एज सून एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और जैसे ही वो तुम पर लैप्ड मीन्स टू जंप, ओके। तो यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो बोल रही है जैसे ही वो तुम पर जंप करता है और
तुमको जंप करके मारने की कोशिश करता है तो तुरंत समझ जाना कि वह लेपर्ड है। It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again। वो तुमको रोर यानी कि चीखने का, चिल्लाने का मौका तक नहीं देगा, सिर्फ तुमको क्या करेगा, तुम पर झपट करके गोल गोल घुमा करके वो सिर्फ तुमको क्या करेगा, मार देगा। और जब वो इस तरह से तुमको मार दे तो समझ जाना कि ये लेपर्ड है। ओके, सो हियर वी कैन से अगेन ह्यूमरस इम्पैक्ट द पोएटेस इज लीविंग। शी इज सेइंग दैट वो तुम चाहे कितना भी रोर करते हो, यानी कि वो आपको रोने का मौका भी नहीं देगा, आपको कराहने का मौका भी नहीं देगा, और वो आपको लैपिंग करके आपके ऊपर जंप कर करके आपको मार देगा। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स व्यू, यू, पेपर्ड, लेपर्ड, पेन एंड अगेन। राइमिंग स्कीम ए बी सी सी। ओके, so we can notice again the poetess has again used her poetic license of changing the spelling. She has changed the spelling of lapped and leap, and she has actually used the spelling lept and lep. Okay, actually lapped and lap जो word है वो leopard जो एनिमल है, जो स्पेलिंग है उसको क्या है, वो ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, तो वो रिजेंबलिंग लाने के लिए जो पोइटेस हैं उन्होंने क्या किया है, स्पेलिंग को चेंज कर दिया है ना। ठीक है, यानी कि लैप्ड की जगह उन्होंने LEPT का यूज़ किया, LEAPT की जगह LEPT का यूज़ किया है, एंड LEAP की जगह LEP का यूज़ किया है। ठीक है, इफ़ व्हेन you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. Now, in this extract, the poetess is introducing us with the other wild animal. He is saying when you are walking round your yard means जो आंगन होता है, वैसे बाहर का आंगन होता है, यहाँ पर नॉर्मल जंगल का यार्ड कह सकते हैं या घर के बाहर का ही यार्ड भी कह सकते हैं। तो जो पोइटेस है वो बता रही हैं कि यदि आप इसी तरीके से आप अपने आंगन में घूम रहे होते हैं और अचानक से आपको एक ऐसा क्रीचर दिखाई दे, यू मीट अ क्रीचर देयर, वहाँ पर आपको कोई भी एक नया सा प्राणी दिखाई दे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, और वो आपको देखकर आपको ज़ोर से हक करने की कोशिश करे, तो आप तुरंत पहचान जाना यह कोई और एनिमल नहीं बल्कि बेयर है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर caress. Caress means a gentle touch. Okay, and now we can notice here in this extract the poetess is introducing with an animal, and in this extract the poetess is not showing any kind of physical feature. In this extract the poetess is not showing any physical feature of the animal, she is only showing the behavior of that animal. Okay, she is introducing us with that animal only with its behavior. Okay, so she is saying कि इसी तरह से आंगन में घूमते हुए यदि आपको एक जानवर दिखाई दे और अगर वो आपको ज़ोर से हक करे और गले लग जाए आपके, और उसके बाद तो तुरंत आप पहचान जाना कि वो कोई और नहीं एनिमल नहीं है बल्कि बेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कोई शक है, अभी भी कोई शक है, तो आप उसके पास जाना, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, तो वो आपको और ज़ोर से कस के हक करेगा, आपको और भी ज़ोर से कस के गले लगा लेगा। ओके, सी नाउ इन दिस एक्सट्रैक्ट अ लिटिल बिट irony is there. We can say a kind of black humor is here. Okay, if you have any doubts I guess he will give you just one more caress. See now what happens, wild bear जो होता है वो हम जानते हैं कि बेयर जो होता है वो हक करता है, लेकिन
जब वो अपना शिकार करता है, जब वो किसी भी इंसान को मारने की कोशिश करता है, तो इस तरह से वो ज़ोर से कस लेता है, ठीक है, वो ज़ोर से कस लेता है। तो यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो भी बोल रही हैं कि दैट एनिमल ट्राई टू शो यू केयरस, ओके, वो आपको अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वो प्यार दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है ज़ोर से कस के, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी कैन से ब्लैक ह्यूमर हैज़ बीन यूज्ड हियर। वो एक्चुअली केयर नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको फिर भी कोई शक हो कि वो बेयर है कि नहीं, तो आप उसके और पास चले जाना, वो आपको और अच्छे से हक करेगा, ठीक है। तो जब आपका दम घुट जाएगा तो आप समझ जाना कि वो कोई और एनिमल नहीं बल्कि बेयर है। लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। First of all, a rhyming words yard, heart, there, bear, gas and keras. Rhyming scheme same, A B, A B, C C. Okay. Literary devices. Literary devices. First of all, alliteration when walking. Who hugs, see who hugs यहाँ पर स्पेलिंग सेम नहीं है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसी वजह से एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। बोथ आर कॉन्सोनेंट साउंड एंड व्हेन बिकॉज W is also consonant sound, H is also consonant sound, so alliteration has been used here. Okay, then assonance meet a creature there. We can notice here E sound has been repeated here. Meet creature, E, me and cree. Okay, so assonance has been used in this line. And then enjambment, we can notice here that an enjambment in the line, if when you are walking round your yard you meet a creature there, we can notice here that the thought has not been finished in the first line. The thought is forwarding to the next line. Okay, the continuation of thought is to the next line. If when you are walking round your yard you meet a creature there. यहाँ पर फर्स्ट लाइन के एंड में कोई पंचुएशन मार्क भी नहीं है और जो थॉट है वो आगे कंटिन्यू कर रही है सेकेंड लाइन में, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, एन्जैम्पमेंट का यूज़ हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। Though to distinguish beast of prey and no wise might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. Though to distinguish means differentiate. Beast of prey means beast of prey, we can say a wild animal that hunts another एनिमल जस्ट फॉर फूड। ओके, तो कोई भी जंगली जानवर जो सिर्फ खाने के लिए दूसरे एनिमल का शिकार करता है उसको हम बोलते हैं बीस्ट ऑफ प्रे। तो नो वाइस, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नो वाइस? अ पर्सन दैट हैज़ बीन अपॉइंटेड टू एनी जॉब फर्स्ट टाइम। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा कोई भी इंसान जो कि किसी जॉब पर फर्स्ट टाइम आया है, कोई भी काम हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएटिस है वो बोल रही हैं कि यदि आपको एक पर्सन मिलता है जो कि जानवरों को बिल्कुल भी नहीं पहचानता है और उसके सामने अगर एक कहना चाहिए हैना आ जाता है, यानी कि उसको कोई भी जानवर क्योंकि उसने अभी देखा नहीं है तो उसे डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है। तो यदि आपको उसे सिखाना हो कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, उसको पहचानना है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? यदि उसके सामने कोई भी हैना दिखाई देती है, यदि उसके सामने कोई भी हैना दिखाई दे तो हैना जो कि लकड़बग्गा, हैनास कम विथ मैरी स्माइल्स। नाउ सी व्हाट हैपेंस, हैना लकड़बग्गा जो होता है उसका जो
फेस होता है, तो उसका जो फेस होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्माइलिंग फीचर लिए होता है। उसके फेस का जो शेप होता है वो क्या थोड़ा सा स्माइलिंग में होता है, ठीक है। तो अगर जो पोइटेस हैं वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो जो नोवाइस है, अगर उसको कंफ्यूजन हो जाए कि ये हैना है या फिर क्रोकोडाइल है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं कि एक क्रोकोडाइल और एक हैना में वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अगर वो एनिमल जो है आपको मैरी स्माइल्स यानी कि यदि खुशी खुशी स्माइल करता हुआ वो एनिमल आपको दिखाई देता है, तो आप समझ जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि हैना है। लेकिन अगर वो एनिमल आपको रोता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ जाना कि वो क्रोकोडाइल है, ठीक है। एक्चुअली हैना और क्रोकोडाइल, इनका जो कहना चाहिए जॉ होता है वो लगभग सेम सा होता है, यानी उनके जो टीथ होते हैं वो थोड़ा दिखाई देते हैं, बहुत लॉन्ग से टीथ होते हैं, ठीक है। उनके माउथ ओपन करने पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो पोइटेस बोल रही हैं कि हो सकता है किसी भी इंसान को कंफ्यूजन हो जाए हैना और क्रोकोडाइल को पहचानने में, उसमें डिफ्रेंशिएट करने में। तो ये बहुत ही आसान पहचान है यदि कोई जानवर आपको रोता हुआ दिखाई दे। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड दिस वेरी फेमस प्रॉवर्ब, क्रोकोडाइल्स टीयर। क्रोकोडाइल्स टीयर मीन्स फॉल्स टीयर, ओके, ऐसा कहा जाता है। यानी कि किसी को बोलना हो ही ऑलवेज शेड्स क्रोकोडाइल्स टीयर, यानी कि वो जब देखो झूठे आंसू ही बहाता रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल है उसके लिए ऐसा माना जाता है कि जो क्रोकोडाइल होता है उसकी आंखों से हमेशा ही क्या है, आंसू बहते रहते हैं। तो आंसू बहते रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा रो रहा होता है, वो नेचुरली उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पोइटेस बता रही हैं ये बहुत ही आसान पहचान है। यदि किसी जानवर की आंखों से आंसू बहते हुए दिखाई दे तो वह तुरंत समझ जाए कि वह क्रोकोडाइल है। यदि किसी जानवर के फेस पर हमेशा स्माइल दिखाई दे तो तुरंत समझ जाए कि वो एक हैना है, ओके। राइमिंग वर्ड्स, प्रे, मे, नॉन प्लस, दस, स्माइल्स, क्रोकोडाइल्स। राइमिंग स्कीम सेम, A B C C, okay. See, in this extract the poetess is taking some grammar liberty also when she is writing a novice might non-plus. Actually the line must be like a novice might be nonplussed, okay, but because she wanted to rhyme this word with thus, 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 okay, so that is why she changed the format of the sentence and she is using only might non-plus, यानी she is using only the phrase might non-plus instead of might be non-plussed, okay. Now the concluding stanza. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. Now, in the concluding stanza, the poetess is introducing us with chameleon. Okay, chameleon, गिरगिट. पोइटेस बोल रही हैं अ ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल. यदि आपको एक बहुत ही छोटा सा जीव दिखाई दे, अ लिज़ार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि दिखने में लगभग लिज़ार्ड जैसा लगे, ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई भी कान ना हो, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके कोई पंख ना हो. इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, टिस द कैमेलियन यू सी. और अगर तुम्हें पेड़ पर कुछ भी ना दिखाई दे तो समझ जाना वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सिर्फ कैमेलियन बैठा हुआ है. ओके, नाउ सी द पोएटेस हैज़ यूज्ड हियर पैराडॉक्स. ओके, व्हाट इज़ पैराडॉक्स? द थिंग्स दैट वी आर सीइंग बट आर नॉट बट एक्चुअली आर. ओके, मीन्स टू से ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो कि हम बोल रहे हैं जो कि ऐसा लगे कि वो बात नहीं है जो बोली जा रही है, लेकिन अगर
बहुत गहराई में उतरें तो वास्तव में जो बोला जा रहा है वही सच है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ सेइंग इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि आपको कुछ भी पेड़ पर दिखाई ना दे। अब आपको पता है जैसे कैमेलियन जो होता है वो अपना रंग बदलने में बहुत एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्री है, वो बिल्कुल खाली ट्री है और उस पर यदि आपको कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है तो ट्री के बिल्कुल कलर का वो जो कैमेलियन है वो अपना कलर बिल्कुल ट्री के कलर में बदल सकता है आसानी से, ठीक है। तो वो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन वो वहाँ पर सच में होगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर ना होते हुए भी वो होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा वहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन वास्तव में वो है। ओके, सो द पोएटेस इज़ यूजिंग दिस लाइन इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमेलियन यू सी। दिखने में तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा लेकिन वास्तव में वहाँ पर कुछ तो होगा, और वो कुछ कौन होगा? वो होगा कैमेलियन। ओके, so this is the last animal the poetess has introduced us. Rhyming words: small, all, thing, wing, tree, sea. Rhyming scheme: A A, B B, C C. So in future, if you also had a chance to visit such kinds of wild forest and you also had a chance to meet with such kinds of wild animals, be aware and follow the guidelines of the poetess. Well, it's a joke. Be cautious while visiting such kinds of wild forests and teeming with such kinds of wild animals. The poetess has introduced us in this way only just to create humor in the poem. But don't follow her guidelines so seriously, okay? So this is my time to switch off. Meet you soon with my next chapter. Till then, goodbye. Happy learning.